अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोडक्शन है। इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट डज ए प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब इन इकोनॉमिक्स। यानी कि जस्ट प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन पूछी गई है। तो प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इनपुट्स और आउटपुट का जो रिलेशनशिप है उसे हम प्रोडक्शन कह रहे होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। इन प्रोडक्शन फंक्शन व्हाट डू इनपुट रेफर्स टू। इनपुट का मतलब क्या है, या प्रोडक्शन फंक्शन में हम इनपुट्स का क्या मतलब लेते हैं? तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गुड प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसे हम इनपुट्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 3 MCQs। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर टू। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि एडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाने की वजह से जो टोटल आउटपुट में जो चेंज आता है उसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो ऑप्शन बी है, एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस बाय वन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट्स होल्डिंग अदर इनपुट कांस्टेंट, तो इसे हम क्या कहेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट कहेंगे। फोर्थ, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न सुजेस्ट डेट। मार्जिनल जो डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न है वो क्या सुजेस्ट करता है? एज मोर यूनिट इनपुट आर एडेड टोटल आउटपुट विल इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली। ए मोर unit of input are added, the total output will increase without limit. A more unit of input are added to total output will eventually increase at decreasing rate। तो डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न में हम ये देख रहे होते हैं कि हमारी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज तो हो रही होती है बट वो डिमिनिशिंग रेट के साथ हो रही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसिडर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तमाम के तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो मनी है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 6 MCQs। द प्रोडक्शन फंक्शन विद कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल implies that increasing all inputs by a certain percentage will result in an equal percent increase in आउटपुट। यानी कि जिस जिस रेशो के साथ या जिस परसेंटेज के साथ हम इनपुट में इजाफा कर रहे हैं उसी रेशो के साथ इजाफा होगा आउटपुट के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइसोक्वांट इज ट्रू। तो जो ऑप्शन ए है वो आइसोक्वांट की डेफिनेशन है, तो वो यही क्या होगा? करेक्ट होगा। इन इकोनॉमिक्स व्हाट इज द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस होता है? शॉर्ट रन में एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा फिक्स होता है, जबकि लॉन्ग रन में तमाम जो इनपुट्स हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 9 MCQs। लॉ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न टिपिकली अप्लाइज। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग है, ठीक हो गया, अगर इसमें स्केल का वर्ड यूज नहीं किया गया या डिक्रीजिंग स्केल का वर्ड अगर होता तो ये लॉन्ग रन होता, क्योंकि अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग है, या इसको लॉ ऑफ डिक्रीज भी कह सकते हैं। तो इसे हम शॉर्ट रन ओनली कहेंगे। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इन द लॉन्ग रन ए फर्म कैन। इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में सब के सब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो इस वजह से ए ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। क्या है? ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, ऑल आर फिक्स नहीं। इसमें एटलीस्ट अगर आपका एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी फिक्स है तो वह शॉर्ट रन होगा। द कॉन्सेप्ट 13 MCQs है। 12 MCQs। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज मोर रेलिवेंट टू विच प्रोडक्शन फंक्शन। तो जो हम पहले भी लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं, जब स्केल का वर्ड यूज होगा तो वो प्रोडक्शन फंक्शन किस से रेलेवेंट होगा? वो लॉन्ग रन से होगा। तो 12 जो MCQs है उसका बी ऑप्शन करेक्ट है।
The law of variable proportion state that a more unit of variable input are added to fixed input, the marginal product of variable input decrease after a certain point. Cost of production increase, product of the variable increase proportionately। नहीं, इंक्रीज नहीं होती रहती, बल्कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि अगर हम एडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाते जाएं फिक्स इनपुट के ऊपर, तो हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो, इनपुट्स की जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 14, the law of variable proportion is a short run concept that is particularly applicable when, ये कब अप्लाई होता है, जब एट लीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड एंड वन इनपुट इज वेरिएबल। जिस तरह के हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो ग्राफ है उस पर सिर्फ दो वेरिएबल्स की ही स्पेस होती है। तो हम क्या करते हैं कि एक को फिक्स कर लेते हैं और एक को वेरिएबल्स ले रहे होते हैं। 15 MCQs है। द पॉइंट एट विच द लॉ ऑफ वेरिएबल proportion स्टार्ट टू टेक इज कॉल्ड। द पॉइंट एट विच द लॉ वेरिएबल proportion स्टेट टू इफेक्ट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आउटपुट, द पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। In the context of law of variable proportion, the stage where total product continues increase but decreasing rate, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग। यानी कि ये पहले भी ऊपर भी एमसीक्यूज डिस्कस हो चुका है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक छोटा सा है। तो एक ही एमसीक्यूज को डिफरेंट एंगल से, या एक ही टॉपिक को डिफरेंट एंगल से डिस्कस किया गया है, इस वजह से कुछ एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। एमसीक्यूज रिपीट नहीं हो रहे, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 17, what happens to marginal product of variable inputs as law of variable proportion set? It remain constant, it increase continuously, it decrease after initial increase। हाँ जी, ऐसा ही होता है कि स्टार्ट में जो मार्जिनल प्रोडक्ट होती है वो इंक्रीज होती है, उसके बाद वो क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज कॉज्ड बाय, किस वजह से होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, जो हमारा फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है। जब वो कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो जाती है, उसके बाद हमारी प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाती है। जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव में चली जाती है और टोटल प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाती है। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? इट assumed that at least one input is fixed while other are variables। 20 MCQs। The marginal product of labor is, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होगा, एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस बाय एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। अब ये एमसीक्यूज ऊपर भी डिस्कस हो गया है, बट उधर मार्जिनल प्रोडक्ट को डिस्कस किया गया है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को डिस्कस नहीं किया गया। कॉन्सेप्ट सेम है पर एमसीक्यूज डिफरेंट है। द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड average product can be summarized as follow: the marginal product is greater than average product, marginal product is less than average product, marginal product is equal to average product। तो ये तमाम की तमाम पॉसिबिलिटीज हैं, तो इस वजह से इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज अबव द एवरेज प्रोडक्ट, यानी कि आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ऊपर है और एवरेज प्रोडक्ट नीचे है, द एवरेज प्रोडक्ट उस वक्त क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट ऊपर है और एवरेज प्रोडक्ट नीचे है, तो इट मींस एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजिंग पॉइंट होगा आपका। इफ मार्जिनल प्रोडक्ट कट द एवरेज प्रोडक्ट देन एवरेज प्रोडक्ट, उस वक्त क्या होगी, एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी, यानी कि जहां से सेकंड स्टेज स्टार्ट हो रही होती है। 24, if marginal product is below the average product then the average product क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। यानी कि प्रोडक्शन के जो एवरेज प्रोडक्शन फंक्शंस में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में शॉर्ट रन में एवरेज प्रोडक्ट्स के हमारे पास तीन फेज होते हैं, एक बार इंक्रीज हो रही होती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर डिक्रीज। तो इन तीनों जो फेज हैं उसके मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं इधर। 25 पर, इन द शॉर्ट रन मार्जिनल प्रोडक्ट एक्सीड एवरेज प्रोडक्ट,
अगर मार्जिनल प्रोडक्ट एक्सीड कर रही है किससे, एवरेज प्रोडक्ट से, तो फिर क्या होगा, टोटल पास, टोटल जो है आउटपुट मस्ट बी इंक्रीजिंग। तो जो हमारा सेकंड स्टेट जहाँ स्टार्ट होती है, तो उस पॉइंट तक मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा होती है, ठीक है। अगर आप उधर से टोटल प्रोडक्ट का एनालिसिस करें तो उस वक्त टोटल प्रोडक्ट्स क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। इन शॉर्ट रन इफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, अब क्या हो गया, शॉर्ट रन में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, लेस देन है एवरेज प्रोडक्ट से, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त टोटल प्रोडक्ट हो सकता है इंक्रीज कर रही हो सकता है वो मैक्सिमम हो सकता है वो डिक्रीज हो रही हो। In a king production function, the change in marginal cost caused by a change in output is typically depicted at अगर हमारे पास किंग आइसो क्वांट है, तो जब हम इसको कॉस्ट में डिस्कस करते हैं इंजीनियरिंग कॉस्ट कर्व के साथ, तो वहां पर जो इसकी स्लोप दिखाई जाती है मार्जिनल कॉस्ट की, वो कंटिन्यूस शेप में नहीं होती, वो बल्कि डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। ठीक हो गया, ये दो तरह के वेरिएबल होते हैं, कंटिन्यूस एक डिस्क्रीट। तो जो स्लोप बनेगी किंग्ड इसकी किंग्ड प्रोडक्शन फंक्शन की, उसके अंदर जंप्स एंड ब्रेक्स होंगे, जिस तरह के आप देखते हैं कि किंग्ड आइसोक्वांट्स जब हम बनाते हैं तो इसमें किंग्ड बने होते हैं। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं स्टेप लाइक डिस्कनेक्टिविटी होती है इसके अंदर। 28, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन द कॉन्सेप्ट ऑफ किंग रेफर टू। अब ये जो किंग बनता है इसमें इंजीनियरिंग प्रोडक्शन फंक्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ डिस्कनेक्ट डिसकंटिन्यूटी इन द मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इसकी वजह से जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो हमारा डिसकंटिन्यू हो जाता है। द लियंटिव प्रोडक्शन फंक्शन एज्यूम दैट ऑल इनपुट्स आर परफेक्टली कंप्लीमेंट्री, यानी कि लियंटिव प्रोडक्शन फंक्शन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास सिर्फ स्पेसिफिक एक ही प्रोडक्शन फंक्शन होता है, जिसमें आपको रिक्वायर्ड मिनिमम लेबर और रिक्वायर्ड मिनिमम कैपिटल चाहिए होता है। इसको इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो जीरो होती है। तो इस वजह से जो इसका बी ऑप्शन है, ऑल इनपुट्स आर परफेक्टली कंप्लीमेंट्री, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इन ए लियंटिव प्रोडक्शन फंक्शन द लेवल ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके पास मिनिमम लेबर और मिनिमम कैपिटल इसमें यूज्ड होता है। अगर आप इसकी मिकदार को बढ़ा भी लें तो आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि दोनों को नहीं, एक को। ठीक हो गया। तो इसमें आपको जो प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होती है उसकी एक मिनिमम आपको क्वांटिटी इनपुट्स की दे दी जाती है। अगर इसमें एक आप एक फैक्टर को बढ़ा लें और दूसरे को कांस्टेंट रखें तो आउटपुट के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। In Leontief production function, if the amount of one input increase while keeping the other inputs constant, वही बात जो मैं भी 30 में डिस्कस कर रहा था, वो कहता है कि ये आपको मिनिमम क्वांटिटी दी गई है इनपुट्स की, लेबर और कैपिटल की, अगर आप एक को बढ़ा लेते हैं दूसरे को कांस्टेंट रहते हैं तो आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट वही रहेगी, क्योंकि यहाँ आपके पास जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो कंप्लीमेंट्री है, परफेक्ट कंप्लीमेंट्री है। द लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन डज नॉट अकाउंट्स फॉर, इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, तो इसका 32 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। The Leontief production function is often used to model industry where industries are used in fixed proportions, जहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन जीरो हो और इनपुट्स की क्या हो, फिक्स प्रपोर्शन हो। अब एमसीक्यूज एक ही है, पर वो जो पूछा जा रहा है वो डिफरेंट एंगल से पूछा जा रहा है ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाए। The Leontief production function implies that increasing the quantity of one unit, सेम वही ऊपर वाला जो क्वेश्चन है बट ऑप्शन डिफरेंट है, तो will have no effect on output. द प्रोडक्शन फंक्शन क्वांटिटी मिनिमम, ये मिनिमम का वर्ड यूज हो गया, 2 कैपिटल N 3 L। तो जब ये इस तरह का फंक्शन दिया गया होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये किस चीज का है, ये लियोंटिव प्रोडक्शन फंक्शन है। ए लीनियर 36, a linear isoquant production function implies that
लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, हमारे पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होती है, यानी कि इनपुट्स कैन बी सब्स्टिट्यूट्स विदाउट एनी लिमिट्स, यानी कि अगर आप ओनली लेबर से प्रोडक्शन लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, ओनली कैपिटल से लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, या कुछ कैपिटल और कुछ लेबर यूज कर कर प्रोडक्शन लेना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। In a linear isoquant production function, if one unit is double while other is held constant, the output will। अब लीनियर आइसोक्वांट से आपके पास इफ वन यूनिट इज डबल, आपने एक डबल कर दिया है और दूसरे को कांस्टेंट ही रखा हुआ है, यानी कि अगर टू टू यूनिट्स आप यूज कर रहे थे, आपने लेबर्स को टू रखा है पर कैपिटल को क्या कर दिया, फोर कर दिया, डेफिनेटली आपकी आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आप हायर आइसोक्वांट के ऊपर चले जाएंगे, बट जरूरी नहीं है कि ये डबल हो। The slope of isoquant production function represent the rate at which one input can be substituted for another while keeping output constant। ये उसकी स्लोप को डिस्कस कर रहा है। A linear isoquant production function, if the inputs are perfect substitute, the isoquant will be नेगेटिव स्लोप होगा और वो स्ट्रेट लाइन होगी। द प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू के प्लस थ्री एल। ठीक हो गया, अब यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई मिनिमम की, तो ये लीनियर आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन है। द कंसेप्ट ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन इज क्लोजली रिलेटेड टू लीनियर आइसोक्वांट प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिप्रेजेंट, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन इनपुट्स के आप कितने खरीद सकते हैं जो कि आपको कॉस्ट दी गई है। द प्रोडक्शन फंक्शन के प्लस टू एल, एक कैपिटल है टू लेबर्स हैं, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या है, यहाँ जो ए है वो लेबर का शेयर है और बी क्या है, कैपिटल का शेयर है। इट मीन्स ये क्या हो गई, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन विद कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में मैंने क्या कहा था कि अल्फा और बीटा की अगर वैल्यू प्लस करने से वन आ जाए तो उसे हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं। अगर ग्रेटर देन वन हो तो इंक्रीजिंग है, अगर लेस देन वन हो तो डिक्रीजिंग है। तो डी ऑप्शन में अल्फा प्लस बीटा वन के इक्वल है। इफ अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन वन, तो हमारे पास क्या होगा, वो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होगा। इन द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इफ द पैरामीटर बी इज क्लोज टू जीरो, अगर बी जीरो हो गया तो इट मींस कैपिटल का शेयर नहीं है, अगर ये क्लोज टू जीरो है इट मींस कि कैपिटल का शेयर क्या है, मिनिमम है। तो ऑप्शन क्या हो गया, कैपिटल इज नॉट इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्शन फंक्शन। रिटर्न टू स्केल की डेफिनेशन है जी 47 पर, कि आप इनपुट्स को चेंज करने की वजह से आपकी आउटपुट कितनी चेंज हो रही है, इसे कहते हैं रिटर्न टू स्केल कहते हैं। When firm output increase less proportionate proportionally to an increase in all inputs, तो इसको decreasing return to scale कहेंगे। 49 पर if 49 है, if firm production increase proportionally to an increase in all inputs it experience, अगर आपकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू इनपुट्स, तो इसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग द फर्म रिज लाइन इन प्रोडक्शन फंक्शन, के रिज लाइन का जो प्रोडक्शन मैक्सिमम जो जो मकसद होता है, एक तो ये होता है कि हमें फिजिबल एरिया पता चल जाए और उसकी वजह से हमारी जो वो है आउटपुट है वो मैक्सिमम हो और कॉस्ट मिनिमम हो। अगर रिज लाइन से आप बाहर जाते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है और आउटपुट वही रहती है, इन द अदर वर्ड्स आपकी आउटपुट मैक्सिमम नहीं होती। तो ये 50 एमसीक्यूज हैं जी। बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि कॉन्सेप्ट सेम है बट उनकी वर्डिंग चेंज कर कर बार बार वो पूछा गया है। तो कुछ इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं क्योंकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जब एग्जाम आता है तो उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये जनरल नॉलेज भी थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहेंगे तो उम्मीद है कि जब आप कमीशन का एग्ज़ाम देंगे तो ये इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
द त्रिमुर्ब्राज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर इन पंजाब पाकिस्तान, ये चनाब पर बनाया गया है। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर इन पंजाब, इंडस दरियाए सिंध जिसे हम कहते हैं, सबसे बड़ा दरिया है। द सिटी ऑफ मुल्तान इज लोकेटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर इन पंजाब, ये दरियाए चनाब यानी कि मुल्तान से के जो मुल्तान है वो दरियाए चनाब के किनारे पर है। द सिटी ऑफ लाहौर इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर, ये दरियाए रावी है। विच रिवर सर्व एज द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ पंजाब, ईस्टर्न बॉर्डर्स को जो सर्व करता है रिवर उसको हम दरिया सतलुज कहते हैं। तो रिवर्स के बारे में थोड़ा बताया गया है, जैसे कि लार्जेस्ट रिवर रिवर हमारा इंडस है, तो सेकंड लार्जेस्ट सतलुज है, आई थिंक रावी, या अब मुझे क्लियर नहीं है। इसको आप देखेंगे जो रावी या झेलम, इन दोनों में से किसी की लेंथ कम है। ब्यास, अ, वैसे तो मिनिमम सबसे कम लेंथ ब्यास की है, पर जो पंजाब में, हमारे पंजाब में अब जो दरिया बह रहे हैं उनमें मेरा ख्याल है कि रावी है, पर आप इसे गूगल करेंगे। एजुकेशन का पोर्शन भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जब डबल एस की सीट्स आएंगी या फेडरल का आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें एजुकेशन का पोर्शन भी इंक्लूड होता है। तो इंशाल्लाह ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जितनी भी ये वीडियोस बनाई जाती हैं ये आपके जो एग्ज़ाम्स होने हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के या फेडरल के या केपी के में, और डिफरेंट जो प्रोविंस की कमीशंस हैं उनको माइंड में रखकर बनाए जाते हैं। विच टीचिंग टेक्निक फोकस ऑन द स्टूडेंट वर्किंग टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप टू सॉल्व प्रॉब्लम और कंप्लीट टास्क, इसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। यानी कि ग्रुप की शक्ल में हम सब स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं स्मॉल ग्रुप्स में, उसमें जो हम प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इसको हम कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। विच टीचिंग टेक्निक इन्वॉल्व presenting content in step by step manner of using visual aids and explanation, इसे हम लेक्चर बोलते हैं। यानी कि स्टेप बाय स्टेप हर जो कंटेंट्स दिया गया होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है और उसको एक्सप्लेन किया जाता है। विच टीचिंग टेक्निक इंकरेज स्टूडेंट टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर नॉलेज थ्रू आस्किंग क्वेश्चन एंड कंडक्टिंग रिसर्च, यानी कि क्वेश्चन पूछकर स्टूडेंट्स का नॉलेज को एक्सप्लोर किया जाता है, उन्हें एनकरेज किया जाता है, इसको हम एक्सपेरिएंशियल लर्निंग कहते हैं। इन फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग टेक्निक, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ क्लास रूम टाइम, हैंड ऑन एक्टिविटी एंड एप्लीकेशन, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दी सोक्रेटिक मॉडल इज ए टीचिंग टेक्निक डेट इन्वॉल्व्स, अब ये मॉडल्स किस कौन सी टेक्निक्स में इन्वॉल्व होते हैं, इंगेजिंग स्टूडेंट इन डिस्कशन एंड क्वेश्चनिंग, यानी उनसे डिस्कशन की जाए और उनसे सवाल जवाब किए जाएं इस मेथड में। विच टेक्निक टीचिंग टेक्निक एम टू adopt instruction to individual need and learning styles of each student, इसे कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहेंगे इसे। लास्ट है जी, इन द प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग टेक्निक स्टूडेंट टिपिकली वर्क ऑन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो ये जो एजुकेशन है इसमें कोई टेक्निकलिटीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल। अगर आप ये जो टीचिंग मेथड है इनको अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं टेस्ट डिस्कशन कर रहा हूँ, तो ये सिंपल डेफिनेशंस हैं। तो इससे ये आपको फायदा होगा कि मैंने करेक्ट ऑप्शंस तो आपको बता दिए हैं, जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया है आप उस मटेरियल में से इनकी डेफिनेशन को सर्च करेंगे और फिर देखेंगे कि ये ऑप्शंस जो मैंने करेक्ट किए हुए हैं आया कि ये ठीक भी हैं या नहीं। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।